हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रहा है आप लोगों को? सो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुरू करते हैं फिर। आज हम लोग देखने वाले ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसी के ऊपर पूरे का पूरा थ्योरी ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करने का। शेयर कर दीजिए आप लोग भी अपने अपने ग्रुप पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब थोड़े लोग आ गए। कैसे है गाइस आप सब लोग? हाँ, करवा देंगे यार, करवा देंगे। करंट अफेयर का मैंने आज दोपहर में भी बोला था। हम लोग डिटेल करंट अफेयर लेने वाले हैं, डिटेल। 6 मंथ का किया है ना, 6 मंथ का किया है ना। प्लस जून, जुलाई एंड अगस्त का करेंगे। वो करने वाले, वो लास्ट में करेंगे। एवरीथिंग इज प्लान, वेट करो। कल हिस्ट्री और पॉलिटी लेने का है। तो पहले हिस्ट्री और पॉलिटी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर वो करेंगे आकाश। करंट अफेयर भी कर लेंगे। तो अभी जो टॉपिक पे है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस। हम 25 एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज को करते करते सारा का सारा ईवीएस कवर कर लेंगे। ईवीएस में आपको जो एम्स में आएगा, एमसीआरई में, इसमें आपके एक दो क्वेश्चन अटकेंगे बस। एक से दो क्वेश्चन ही रहेंगे, ज्यादा नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो ज्यादा इन डेप्थ जाना नहीं है, ऊपर ऊपर से करना है, बेसिक चीजें पूछेंगे। तो बहुत ज्यादा डिटेल में करना नहीं है इस चीज को। एप्टीट्यूड तो हो गया ना। एप्टीट्यूड तो करा दिया है। रीजनिंग ना, रीजनिंग हो चुका है। मैथ्स बाकी है, क्वांट्स बाकी है, वो करना बाकी है। वो करेंगे, पहले हम लोग जीएस खत्म करेंगे ना। एप्टीट्यूड ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐप पे चेक करो। ओके। तो आज हम लोग ईवीएस करने वाले, इन्वायरमेंटल साइंस। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, विच इज कंप्राइज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो जितनी भी चीजें होती हैं जो हमारे सराउंडिंग होती है, चाहे वो लिविंग हो, जीव जंतु या आजीवित हो, सारी चीजें इन्वायरमेंट बनाती है। पेड़ पौधे, सारी की सारी चीजें इन्वायरमेंट बनाती है। इसमें क्या क्या आ सकता है? लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल आता है। इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है, कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को सेलिब्रेट होता है, 5 जून को सेलिब्रेट होता है। 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ये ईयर भी क्या है? ये जून का है। तो आपको करंट अफेयर में पूछ सकता है, इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? इसका थीम था बीट प्लास्टिक। बीट प्लास्टिक गार्बेज। ओके, ये इसका थीम था, याद रखिएगा। अब जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्स लेंगे, मैक्स लेंगे, कॉन्ट्स ना, कॉन्ट्स करेंगे। एप्टीट्यूड हो चुका है, कॉन्ट्स कर लेंगे। वेट करो, आप उन ऐप में सब हो जाएगा। ओके, हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी? चलो, जो जो बच्चे ये लेक्चर बैठ चुके हैं ईवीएस का, उनके लिए रिवीजन है। अब बताइए, इकोलॉजी ये जो टर्म होता है, पहले तो ये किसने कॉइन किया है? कॉइन किसने किया है? बताओ फटाफट। हेलो।
आज थोड़े कम बच्चे हैं, पयाम भाई बोल रहे थे कम से कम ज्यादा बच्चे आते हैं। अच्छा इधर आंसर बताओ इसका, चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। इकोलॉजी, ये टर्म किसने कॉइन किया? ओके, दो टर्म्स है जिसको कॉइन आपको याद करना है, एक है इकोलॉजी, एक है इकोसिस्टम। इकोलॉजी को जिसने कॉइन किया है, उसका नाम है एजी टेंसले। टेंसले कैसे याद रखना है? एल को एल से मिलाना है, टेंसले के। ओके, और इकोसिस्टम जिसने कॉइन किया है, उसके नाम पे टी आता है। ओके, याद रहेगा इतना? अभी इस पर थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। देखो, एजी, ओके सॉरी, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम किया है। और जो हैकल है, हैकल, सॉरी एल को एल से मिलाना है, तो जो हैकल है उसने इकोलॉजी के टर्म को किया है। हैकल ने इकोलॉजी के टर्म को दिया है, और एजी टेंसले ने इकोसिस्टम के दिया है। ओके, अभी इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज अ साइंस, साइंस जो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड उनके सराउंडिंग्स, उनके सराउंडिंग के एलिमेंट्स को। इतना समझा आपको? अब इकोसिस्टम की बात करो, व्हाट इज इकोसिस्टम? दो टर्म्स हमने देखे थे, एक था इकोलॉजी जिसको हैकल ने कॉइन किया है, और एक है इकोसिस्टम जिसको एजी टेंसले ने किया। तो जो ये इकोसिस्टम है, उसका मतलब है इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और साथ ही साथ अपने सराउंडिंग के साथ करते हैं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉर्म इकोसिस्टम, ये फॉर्म करता है इकोसिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिश्ता, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ये कौन किसने किया, इस सवाल आपको पूछ सकता है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक माने कोई भी जीवित वस्तु, उसको बोलते हैं बायोटिक। और जो अबायोटिक होता है, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो नॉन लिविंग थिंग हो, अबायोटिक। अभी थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? इसमें से कौन सा इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, बताइए। क्या वो अबायोटिक है? अबायोटिक तो हमने देखा कंपोनेंट है। बायोटिक है, ये भी कंपोनेंट है। जियोटिक, ये कंपोनेंट नहीं है। ओके, जियोटिक कोई कंपोनेंट नहीं, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम? अच्छा, अभी इकोसिस्टम को कई बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। पहला जो टाइप है इकोसिस्टम का, एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक मतलब ओशन वाली इकोसिस्टम, रिवर वाली इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले इकोसिस्टम। बेसिकली ये पहला आपको रहेगा। इसके बाद इकोसिस्टम को इस तरीके से भी डिवाइड करा जा सकता है कि मैनमेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम। दो तरीके से, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल ह्यूमन मेड। ओके, मैन मेड या ह्यूमन मेड में आपको एग्जांपल मिल सकते हैं एक्वेरियम, जू, बॉटेनिकल गार्डन, एग्रीकल्चर, ऑर्चर्ड्स। ये सारे के सारे इकोसिस्टम है ना, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है इकोसिस्टम का? जिसमें एक लिविंग वस्तु दूसरे लिविंग वस्तु और नॉन लिविंग वस्तु के साथ इंटरैक्ट करे। एक्वेरियम में भी करता है, जू में भी करता है, बोनेटिकल बॉटेनिकल गार्डन्स में भी होता है। पर ये सारे क्या है? ये सारे क्या है गाइस? ये सारे ह्यूमन मेड है। तो नेचुरल में क्या आएगा आपको? नेचुरल में जैसे जंगल, फॉरेस्ट, ये सब रहेगा। अभी ये सारे इकोसिस्टम को दो मेन कंपोनेंट होते हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ा, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। भाई आपको ज्वाइन नहीं करना तो आप मत करो ना। ओके, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक में क्या क्या रहता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिजिकल फैक्टर्स, और इसमें सारी चीजें रहती है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? सारे लैंड फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? सारे वाटर फॉर्म्स। और एटमोस्फीयर क्या होता है? एयर फॉर्म। इसके अलावा एक बायोस्फीयर होता है, सारे लिविंग स्फीयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके,
बायोटिक में क्या आएगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या है? जो खुद का खाना खुद बनाए, जैसे प्लांट्स, ये बायोटिक होते हैं। कंज्यूमर क्या है? जो इनको कंज्यूम करे। और ये दो तरीके हो सकते हैं कंज्यूम, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या? फंगी, जो सारे बायो प्रोड्यूसर कंज्यूमर जब मर जाएंगे, उनको डिके करने वाला, उनको ईट करने वाला, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। ओके, इतना समझा? अब आप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ क्या आंसर है? द पार्ट ऑफ अर्थ कंटेनिंग ओशन, रिवर, लेक्स। अभी बताया तीन सारे स्पेयर्स। एक होता है लिथोस्फेयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक होता है एटमोस्फेयर, एक होता है बायोस्फीयर। बताओ क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? गाइस प्लीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है? तो देखो, लिथोस्फीयर क्या है? बेसिकली सारे के सारे लैंड फॉर्म्स, एल्फो लैंड फॉर्म्स, जितनी भी चीजें लैंड पे है वो लिथोस्फीयर है, जो भी चीजें ओशन में है वो हाइड्रोस्फीयर है। एयर कंपोनेंट सारे एटमॉस्फेयर में आएंगे, और बायोस्फीयर सारे लिविंग बींग। विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इज द, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर? इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर? क्या परसेंटेज है? 72। तो देखो, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, लार्जेस्ट। इसका कंपोनेंट है यहाँ 78। ओके, अब ये देखे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो क्या है? क्या है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑटोवोरस, ऑटोट्रॉप्स या ओमनीवोरस? इसका आंसर है ऑटोट्रॉप्स। एक बार इसका थ्योरी देख लेते हैं। ओके, तो तीन, जैसे मैंने बताया, बायोटिक के अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे आपके। प्रोड्यूसर्स, जिनको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। कंज्यूमर्स, जो दो तरीके होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। एक होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर हमने देखा था, प्रोड्यूसर देखा था। प्रोड्यूसर आर द ऑटोट्रॉप, उनका सेकंड नाम क्या? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, लाइक प्लांट्स। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपना खाना कहीं और से कंज्यूम करे, किसी और से ले, इनको हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ये दो तरीके होते हैं, एक होता है प्राइमरी, जिनको बोलते हैं हर्बोवरस। एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो डायरेक्ट ऑटोट्रॉप्स को खाएं या प्रोड्यूसर को खाएं, वो होता है हर्बीवोरस, मतलब वेजिटेरियन। एक होता है कार्निवोरस, जो प्रोड्यूस मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को खा ले, उसको बोलते हैं कार्निवोरस, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? वो सारे एनिमल्स जो प्लांट भी खा सकते हैं, और लाइक दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं। उन सबके एग्जाम्पल है, डिकम्पोजर क्या होता है? बैक्टीरिया, फंगी। ओके, अब ये वाला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस? इनमें से कौन सा ओमनीवोरस का एग्जांपल है?
काऊ क्या है? एक हर्बीवोरस है। लैन क्या है? कार्निवोरस है। डियर क्या है? एक हर्बीवोरस है। तो इसका आंसर ये है सी, ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। एक इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे बहती है? साइक्लिक फॉर्म में, बाइसाइक्लिक फॉर्म में, यूनिडायरेक्शन, रैंडम। इसका आंसर है यूनिडायरेक्शन। कोई भी जो भी इकोसिस्टम्स होते हैं उसके पिरामिड्स होते हैं। काफी एनर्जी फ्लो करने का पिरामिड्स होता है। तो जो एनर्जी होती है वो कभी भी यूनिडायरेक्शन जाती है। यूनिडायरेक्शन जाती है सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस। यहाँ पर जो एनर्जी अगर 100% है तो नेक्स्ट स्टेज में वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो वो बचेगी 10। नेक्स्ट स्टेज में फिर 10 से डिवाइड हो जाएगी, फिर बचेगी 1, फिर 10 से डिवाइड होगी, फिर बचेगी 0.1, फिर 10 से डिवाइड होगी 0.01। ये होती है एनर्जी फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। इट विल बी ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शन। इसी के साथ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशन बताता है एक ऑर्गेनिज्म और इसके इकोसिस्टम के बीच में। ये कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर्स। इनमें से एक इंपॉर्टेंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है? बेसिकली ईच ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये देखो, ये नॉर्मल एक इकोसिस्टम का है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा का हमेशा अपराइट होगा, मतलब सीधा बना रहेगा। कभी भी ये उल्टा इन्वर्टेड नहीं होगा। सिर्फ पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए ये केस सही है। पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए ये हमेशा के हमेशा अपराइट होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, आरआरबी में भी पूछा गया है, कई बार एम्स में भी आता है। तो अब इधर क्या बेसिकली आपको पूछा है कि ये देखो, ये है एक एनर्जी का पिरामिड। सबसे नीचे जो बॉटम में होते हैं वो प्रोड्यूसर, इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे मैंने बोला 100% है। फिर आती है प्राइमरी कंज्यूमर, इनके पास 10 से डिवाइड होकर 10% बची। फिर इन सेकेंडरी कंज्यूमर जिनके पास 1% बची। फिर बची टर्सरी कंज्यूमर, इनके पास कितनी बची? सिर्फ 1% एनर्जी बची। समझे? एनर्जी कहां से नीचे से ऊपर जा रही, ओनली यूनिडायरेक्शन फ्लो हो रही है। ये भी बात प्रूफ हो गई। और ये पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है। सेकंड जो पिरामिड है वो पिरामिड ऑफ बायोमास है। दिस कैन बी अपराइट ऑल्सो, दिस कैन बी लाइक इन्वर्टेड ऑल्सो। ये दोनों तरीके हो सकते हैं। ओके। पिरामिड इंडिकेट द टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऑर्गेनिज्म का कितना मास है। तो जो नॉर्मल हमारे लैंड का इकोसिस्टम है उसमें पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइड होता है। पर जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है इसमें भी इन्वर्टेड होता है। बस इतना याद रखिएगा आप। अब होता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर बेसिकली क्या बताता है? एक ट्रॉपिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म का कितना नंबर है। ओके, ये अपराइड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रेन वाटर विथ पीएच लेस देन इज कंसिडर एसिड रेन। कितना रहेगा एसिड रेन का पीएच? जल्दी जल्दी फटाफट। पहले तो आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? व्हाई डज इट अकर? हाउ डज इट अकर? हाउ इट विल अफेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल लाइफ और इकोसिस्टम बेसिकली, एंड व्हाट इज इज पीएच। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इतना आपको होना चाहिए आइडिया। वेरी गुड, वेरी गुड ऋतिक। 5.6 एसिड रेन का जो आंसर है वो 5.6 है। ओके। एक बार देख लेते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज में। एसिड रेन के कारण मार्वल
कैंसर होता है। व्हाट इज मार्बल कैंसर? जब मार्बल डिग्रेड होता है, आउटर सरफेस उसको डिग्रेड होती है, उसको बोलते हैं मार्बल कैंसर। एसिड रेन बेसिकली क्या होता है, रेन ड्रॉप होता है जिसका पीएच 5.6 से कम हो जाए, उसको बोलते हैं एसिड रेन। ये कब होता है? जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ज्यादा हो रहा है, और कोल, ऑयल, पेट्रोल, हार्मफुल गैसेस, CO2, NO2 पॉल्यूट ज्यादा आ जाता है, तब एसिड गैस होता है। एसिड गैस में बेसिकली इमिशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इससे इश्यू क्या आता है? रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स में। एसिड रेन के और भी लाइक इश्यूज है, लाइक ये वाटर पाइप्स को करोड कर देता है, विच फर्दर रिजल्ट लीचिंग ऑफ हैवी मेटल, आयरन, lead. Acid rain damage building and other structure made up of stone or metal. Taj Mahal in India has been affected by acid rain. Okay. एसिड रेन कोई भी बेसिक थिंग होती है, बेसिकली एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी एसिडिक चीज कोई भी बेसिक चीज पर रहेगी, गिरेगी तो उसको करोड करेगी। तो जो मोस्ट ऑफ मार्बल्स बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, और एसिड रेन जो पीएच में होता है वो 5.6 के नीचे, तो वो इसे करोड करेगा और डिग्रेड करेगा। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक हमने बहुत पहले करवा लिया, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ बच्चे लोग को कितना आ रहा है, क्या हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी इज। क्वेश्चन नंबर 13 का है, क्या साउंड को मेजर करने का क्या यूनिट है? यूनिट क्या पूछा है सिर्फ बताइए। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द साउंड? क्या वो जूल है? अगर जूल है तो फिर एनर्जी को किससे मेजर करते हैं? क्या वो डेसिबल है? क्या वो हर्ट्ज है? या वॉट है? वॉट तो पावर का रहता है ना। हर्ट्स? हर्ट्स भी नहीं है। हर्ट्स नहीं है। हर्ट्स नहीं है। रॉन्ग। हर्ट्स नहीं है। हर्ट्स इज फॉर फ्रीक्वेंसी गाइस, हर्ट्स इज फॉर फ्रीक्वेंसी। इट इज डेसिबल, कभी सुना नहीं है क्या आपने? डेसिबल नहीं सुना है क्या कभी? कि 200 डेसिबल से ज्यादा की साउंड है तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, लेट्स डीपर डाइव ऑन दिस। जब नहीं आ रहा तो थोड़ा डीप डाइव करते हैं, साउंड पोल्यूशन पे जाते हैं। देखो, नॉइस पोल्यूशन आया। बेसिकली इसको जो इंडिया में है, पहले तो एक एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, हम इन फोर्स इन 1981। इसके अकॉर्डिंग है, नॉइस पोल्यूशन इज अ पोल्यूशन इज एमिशन ऑफ लाउड साउंड। इसमें क्या होता है, लाउड साउंड को मेजर किया जाता है विच कैन हार्मफुली इम्पैक्ट द ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। तो इसको जो मेजर करने का रहता है साउंड को, वो तो है डेसिबल। वो क्या होता है डेसिबल? जैसे जो सवाल हुआ, जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है अगर 80 डेसिबल से ज्यादा होगी तो कोई भी पर्सन में डिस्कम्फर्ट होता है उसको सुनने का। ये क्या कॉज कर सकती है, कैसे होता है, आप सबको पता है। हैवी ट्रैफिक, एयर लाइक फायर क्रैकर्स, लाउड स्पीकर, नॉइस फॉर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, इससे होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है ह्यूमंस में? परमानेंट हियरिंग लॉस, इंसोम्निया, डिप्रेशन रिलेटेड इशू, ये सब दिक्कत होती है। कौन से ग्रुप का लिंक चाहिए आपको? कौन से लिंक का ग्रुप चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15। Excessive nutrition in the body, water body cause algal blooms is called as। इसको क्या बोलते हैं गाइस? अगर एक वाटर बॉडी में, आपने देखा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा उसी हिसाब से, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो गाइस, आंसर करो फटाफट। चलो, रुको कर देता हूँ मैं आपको।
बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, पहले वो बता दो। आकाश। सी। सी। सब लोग सी कर रहे हैं। क्या लगता है? लिंक डाल दिया है मैंने आपका, ट्राई कर देख लो। आंसर सी नहीं है पर। क्या है फिर आंसर? लेट्स सी, आपको बताता हूँ मैं, थोड़ा इसका थ्योरी भी दिखा देता हूँ। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, ओके। यहाँ पर है, अगर बॉडी में कोई भी वाटर बॉडी में एनरिच सिस्टम, जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट है वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं, लाइक फॉस्फेट, नाइट्रेट। तो क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ का, एक्वेटिक प्लांट्स का, जो अलगल ब्लूम बोल रहा हूं मैं, अलगल ब्लूम, एक्वेटिक प्लांट बढ़ जाते हैं। इसके रिगार्डिंग उसका जो उसके में क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। और जो बीओडी बीओडी बोल रहे हो वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इज द अमाउंट ऑफ, ये वो अमाउंट है जो डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड होता है एरोबिकली, बायोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। इसका आंसर है ए। ए। इसका आंसर है ए। ओके। गलत है। बीओडी गलत आंसर है, समझा? आगे चलते हैं। विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? फटाफट, कौन सा गैस आपको लगता है इसमें से मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन। क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर है मीथेन। मीथेन। भाई वापस डाल देता हूँ, ऊपर भी डाला है, ये लो। ये है। नेचुरल गैस का कंपोनेंट पूछा था ना, CO2 कैसे? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज, ये बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कितना है? क्वेश्चन नंबर 17। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो भी देख लेंगे अभी, कौन सी गैसेस से होता है वो भी डिटेल में देख लेंगे। चलो, थ्योरी देख लेते थोड़ा इसका। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बेसिकली, आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक इफेक्ट है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हॉट हो जाता है, हीट हो जाती है अर्थ। ये कुछ गैसेस है जो लेयर अपने अर्थ पे रहेंगी, और जिसकी वजह से वो अंट्रैप करती है हीट्स को। अंट्रैप क्या करती थी, हीट को जो सन से आती है। अगर ये नहीं रहती तो अर्थ काफी चिल होता, और इसका जो टेम्परेचर होता अराउंड, आपको -18 डिग्री हो जाता। क्या होता, -18 डिग्री रहता। इसका जो टेम्परेचर होता है -18 डिग्री होता, पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही आज हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री हुआ है। पर धीरे धीरे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और हमारा पूरा का पूरा अर्थ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा अर्थ क्या हो रहा है, गर्म होते जा रहा है। ओके। जो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आंसर भी बता देंगे, पहले थ्योरी देख लो।
जो मेजर कंट्रीब्यूटर इसमें क्या है guys? मेजर इसका आंसर देखो 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस है आज के तौर पे, एवरेज जो टेम्परेचर अर्थ का है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से क्या हुआ है, लास्ट फ्यू डेकेड्स में और पास्ट सेंचुरी में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री से बढ़ गया है, 0.6 डिग्री से। और जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इसमें वो है फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स का खोज बढ़ा, फॉसिल फ्यूल्स के लाइक इंडस्ट्रीज आए, कार्स आए, तो उसकी वजह से ये भी बढ़ता गया। ओके, इसका आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 17 का 15 डिग्री सेल्सियस बी। ओके, आप देखते हैं द मोन्ट्रेला प्रोटोकॉल प्रोडक्शन ऑफ किस चीज का है, मोन्ट्रेला प्रोटोकॉल बताइए। ओके, दो प्रोटोकॉल है, एक है क्योटो प्रोटोकॉल, एक है मोन्ट्रेल प्रोटोकॉल। मोन्ट्रेल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओजोन रिले से ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो ओजोन लेयर कैसा है आप सबको पता है, ओजोन लेयर के बारे में वो नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट प्रोटोकॉल के पास जाता हूँ। तो मोन्टेरेला एक जगह है कनाडा में, 1987 में सारी कंट्रीज मिलके ये प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हम लोग जो अपना ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसे कंट्रोल करेंगे, उसे रिड्यूस करेंगे, लाइक सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कम करेंगे, जिससे जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर है जो जिसमें छेद हो गया है उसे वो कम करने, उसका डिप्लीशन कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। इसी के साथ दूसरा एक एग्रीमेंट है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के रिलेटेड, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो क्योटो का है जापान में, और ये साइन का एग्री कब हुआ, 1970 1997 में क्योटो में। ओके, और अप्लाई हुआ है 2005 में। अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये तो पता ही रहेगा। कौन से गैस से हुई थी ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके वजह से हुआ था, और ये कब हुआ था, इट इज हैपन इन 1984 इन भोपाल, अकर इन दिसंबर 1984। ओके, एंड अकर ड्यू टू, ओके, व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। ओके, सबसे बाहर वाली एक्सो, उसके बाद थर्मो, बीच में आता है मेजो, ये आता है स्ट्रेटो। तो बची क्या आपके लिए, एक ही बची है, ट्रोपोस्फियर, वो है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर, फिर आता है एक्सोस्फियर। ये सारे स्पेस के आपको याद रहने चाहिए। अकॉर्डिंग टू बीआईएस, द पीएच रेंज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज, ये बताओ पीएच रेंज क्या होना चाहिए। नहीं नहीं आकाश, 1999 नहीं, 1990 नहीं है वो, 1984 है, दिसंबर, 3 दिसंबर टू बी एग्जैक्ट, 1994। भोपाल सिटी यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है, मिसाइल मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम है। ओके, बी, वेरी गुड, बी ही आंसर है। तो जो बीआईएस स्टैंडर्ड्स है ड्रिंकिंग वाटर का, उसका पीएच है 6.5 टू 8.5 होना चाहिए। ओके, आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है।
ये वाला टफ रहेगा आप लोग के लिए। नहीं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ओके। आंसर विल बी बी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 5 और आस्क क्वेश्चन नंबर 25 और आस्क का लास्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस इन प्लांट दैट कन्वर्ट सनलाइट टू फूड। अरे ये तो इजी है। फोटोसिंथेसिस। ओके, ये सारे के सारे आंसर्स मैंने इधर दिए नीचे, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये नोट्स तो आप लोग को मैंने वेब ऐप पे डाला हुआ है। ये सारे वन लाइनर्स जो है, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5 को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2 को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी May 12। टू कंपोनेंट्स होते हैं जब हमने देखे। इकोलॉजी किसने दिया? अर्नेस्ट एक्सल ने। और इकोसिस्टम किसने दिया? एजी टेंसले। Okay, Earth is surrounded by huge blanket of atmosphere, water resources, and all the is called hydrosphere. All the living beings are called a biosphere. Lichens are the air pollutant indicators. ये सारे के सारे वन लाइनर्स अराउंड 150 हैं, नहीं 70s है, तो आपको ये पूरे याद रखने हैं। चलो, लेट्स एंड दिस हियर ओनली देन। थैंक यू आकाश।